पे राष्ट्रीय स्तर पर हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की है। इसमें 4 राज्यों से हमारे प्रतिनिधि आए हैं। सेवा यूनियन का पूरा नाम है स्वाश्रयी महिला सेवा संघ और ये असंगठित क्षेत्र की महिलाओं का एकमात्र यूनियन है देश में। इसके सदस्य हैं 13 लाख श्रमिक महिलाएं। इन 9 राज्यों में इसका कार्य क्षेत्र है। गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, दिल्ली और केरल। इसमें 7 प्रकार के श्रमिक महिलाओं के लिए ये यूनियन कार्यरत है। ये श्रमिक महिलाएं हैं जो कि घर खाता मजदूर हैं, निर्माण श्रमिक हैं, फेरी टोकरी वाले, वन श्रमिक, ठेके पर काम करने वाली महिलाएं, घरेलू कामगार और खेतीहर मजदूर। बहुत बड़ी संख्या में हमारे देश में घरेलू कामगार महिलाएं हैं जिनका कि कहीं कोई हमारे देश में उनका कहीं कोई जिक्र नहीं होता। उनका इतना महत्वपूर्ण काम है। उनकी दयनीय दशा के कारण ही ये यूनियन ने मुद्दा उठाया है कि इनको भी इनका हक मिले और सरकार इनके लिए कानून और सामाजिक सुरक्षा के नियम बनाए। हम आपके सामने अभी हम जो प्रतिनिधि आए हैं उनमें एक नलिनी बहन नायक है जो कि केरल से आई हैं और ये सेवा भारत की सचिव हैं। उनके पास हैं एक दिल्ली से हमारी घरेलू कामगार बहन हैं शामली बहन, गीता बहन, एक शिखा जोशी हैं जो एमपी से आई हैं। ये सेवा यूनियन एमपी की जनरल सेक्रेटरी हैं। सेवा एमपी में 5 लाख सदस्य हैं जो कि कामगार महिलाएं और सेवा मध्य प्रदेश में 20 जिलों में ये संगठन कार्यरत है। और मध्य प्रदेश इंदौर से आई हैं सुगन बहन, ये घरेलू कामगार हैं। मैं मनोरमा जोशी हूँ, नेशनल सेवा की चेयर। मेरे पास में एक मीना बहन बैठी हैं, ये गुजरात से हैं, ये भी घरेलू कामगार हैं। मेरे सामने एक और मेरे साथी हैं जो बीना बहन हैं, बीना त्रिवेदी, गुजरात से आई हैं और ये नेशनल यूनियन की कोऑर्डिनेटर हैं। और भी हमारी दिल्ली से घरेलू कामगार 4 बहनें यहाँ पे आके बैठी हैं। उनके उसमें शिवानी बहन है और शेफाली बहन है और 9 राज्यों में सेवा यूनियन कार्यरत है। हमारा आज का कॉन्फ्रेंस का मकसद यही है कि जो घरेलू कामगार हैं उनके मुद्दों पे चर्चा की जाए और आप लोग इसमें सहयोग करें क्योंकि ये बहुत ज़्यादा करोड़ों महिलाओं के जीवन का सवाल है। पूरी दुनिया में बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो कि घरेलू काम करती हैं। हम कई वर्षों से महिलाओं की जिम्मेदारी है कि वो घर का काम करें, लेकिन जिन बहनों के पास अपना घर चलाने को, जीविका चलाने के लिए कुछ साधन नहीं है, वो दूसरों के घरों में जाके काम करती और उन्हीं बहनों को हम हमारे साथ हैं, वो आपसे चर्चा करेंगी। तो शिखा बहन हमारे जो साथ हैं वो घरेलू मुद्दों पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं शिखा जोशी, सेवा मध्य प्रदेश की महामंत्री। हमारे देश में 2005 में एनएसएस के आंकड़ों के अनुसार करीब 50 लाख संख्या थी घरेलू कामगारों की और आज 2010 में वो 90 लाख पे पहुंच गई है। अगर हम घरेलू कामगार के स्थितियों के बारे में चर्चा करें तो ये 2 या 3 से ज़्यादा घरों में काम करती हैं और इनकी औसत आमदनी अगर हम देखें तो 1600 से लेकर 2000 रुपया महीना ये कमाती हैं। एक अकेले बेंगलोर शहर में एक सर्वे हुआ है, वहाँ एक अकेले बेंगलोर शहर में 4 लाख से ज़्यादा महिलाएं जो घरेलू कार्य में लगी हुई हैं। ज़्यादातर घरेलू कामगार महिलाएं गरीब हैं, पिछड़े क्षेत्रों से आई हुई हैं, प्रवासी हैं, छोटे छोटे गांव से, छोटे छोटे शहरों से आके बड़े बड़े शहरों में बस गई हैं, अशिक्षित हैं, अकुशल श्रमिक हैं, उनके पास कौशल्य नहीं है कि वो ठीक से इस घरेलू कार्य को संपादित करें। इस तरह से और उनका जो काम की जो जगह है वो दूसरों के घर हैं, लोगों के घर हैं और गरीब और कम पढ़ी लिखी हैं और ज़्यादातर महिलाएं हैं, इसलिए इनके साथ व्यवहार भी ठीक से नहीं किया जाता। ये इनके साथ काम करने ही अपने साथ छोटे बच्चों को भी लेके जाती है, इसलिए उनके साथ भी एक अभद्रता का व्यवहार किया जाता है, मारपीट भी की जाती है, कई बार इनका सेक्सुअल हरेसमेंट भी होता है घरों में। अगर हमारे देश में देखें कामगारों को तो इनका कोई वेतन का मापदंड तय नहीं है और इनके काम के घंटे भी तय नहीं है। आप अगर दूसरे कामगारों को देखेंगे तो 8 से 10 घंटे काम करके एक निश्चित वेतन पाते हैं, लेकिन घरेलू कामगार के न तो काम के घंटे तय है, न उनका वेतन तय है।
कोई भी किसी भी प्रकार का श्रम कानून इन पे लागू नहीं है। कई सारे राज्यों ने इनको कामगारों की श्रेणी में शामिल नहीं किया। कोई श्रम कानून इन पे लागू नहीं है, जैसे न्यूनतम वेतन लागू नहीं है इन पे। अगर हम इनकी सामाजिक सुरक्षा की बात करें, मतलब कि इनके स्वास्थ्य की अगर कुछ दिक्कत हो जाए तो इनके पास पैसा नहीं है अपना इलाज करवा सकें। इनके अगर हम रहने के इनकी जो परिस्थितियां हैं, जहां ये रहते हैं, ये स्लम एरियाज में ज़्यादातर रहते हैं, जहां पर पीने के पानी की सुविधा नहीं है, लाइट नहीं इनके घरों में, गंदगी है जहां पर से ये आते हैं, और इनको महीने भर काम करना होता है, कोई भी छुट्टी इनके पास नहीं है। दूसरे जो वेलफेयर मेजर्स हैं, अगर हम देखें कि जो कल्याणकारी योजना दूसरे श्रमिकों पे लागू हैं, तो वो भी इन पे लागू नहीं है। ज़्यादातर इनको अगर कई बड़े बड़े शहरों में इनको प्लेसमेंट एजेंसीज की तरफ से काम दिलवाया जाता है, तो वो एजेंसी वाले भी इनसे इनका जो वेतन है उसमें से कुछ हिस्सा उनको भी देना होता है। अगर कहीं एजेंसीज नहीं है तो मिडिलमैन के द्वारा काम दिलवाया जा रहा है, तो वो मिडिलमैन जो बीच में ठेकेदार है, उनको भी हर महीने कुछ अपनी कमाई का हिस्सा इनको देना होता है। और अगर माइग्रेंट हैं, अगर बाहर से कहीं आके काम कर रहे हैं, तो कोई इनके पास अपना पहचान नहीं। तो अगर सरकार की कोई और योजना जिसमें दूसरे श्रमिकों को लाभ मिलता है, ये उस योजना से भी वंचित है। राशन कार्ड नहीं है इनके पास, कई जगह उनके पास वोटर आईडी नहीं है। मैं इतनी बात करना चाहूँगी। हमारे साथ एक बहन है यहाँ पे, मीना बहन, गुजरात से आई हैं, घरेलू कामगार है। वो आपको अपने काम के बारे में बताएंगी। सबको ही मेरी तरफ से नमस्कार। मेरा नाम मीना बहन है, मैं गुजरात से आई हूँ। मैं एक घरेलू कामगार बहन हूँ। मैं सबको ही 3 जगह पे जाती हूँ काम करने के लिए, और घर का ही काम करके 3 जगह पे जाती हूँ। लेकिन आधा घंटा तो लगता है मेरे को काम करने के लिए, पर वो जाती हूँ ત્યાં सबको मेरे को देर लगती है, तो वो बोलते आप क्यों ऐसे देर लगा दी, और ज़्यादा काम बताते, लेकिन काम ज़्यादा बताते तो काम पैसे नहीं मिलते। क्यों कि वो वेतन भी नहीं दे सकते। हमारा काम करके ही जाएंगे, आपको छुट्टी भी नहीं देता, और सबके बोलते कि चलो मेरा काम ज़्यादा कर लो, ऐसा ही बोलते हैं। सबके ही सामने मेरे को डांटते हैं, और मैं जो जल्दी से जाती तो वो बोल देते हैं ऐसा क्यों करते हो, आप काम पता के जाइए। और तीनों जगह पे ही काम करने के बाद ही मैं निकलती हूँ, और मेरा घर का ही काम करती हूँ। भारत ने एक टास्क फोर्स बनाया, और उसमें घरेलू कामगार के उनके मुद्दों पे बहुत चर्चा हुई। उसके बारे में आपसे नलिनी बहन जो बैठी हैं, वो टास्क फोर्स की मेंबर थी, के बारे में आपसे चर्चा करना। नमस्कार, मैं केरल से आ रही हूँ और ठीक से हिंदी में बात नहीं कर सकते, इसीलिए मैं अंग्रेज़ी में बताएंगे। ये दोनों प्रोसेसेस है। एक तो इंटरनेशनल, लेट मी से इट इन इंग्लिश, there's an international process where the International Labour Organization in 2010 decided to discuss a standard for domestic workers. So actually a lot of work was done internationally to highlight the issue of domestic workers by the office of the ILO. The main points that were discussed in 2010 were first to define a domestic worker. And the domestic worker, the definition lay on the ground that somebody who works in a home in an employment relationship is a domestic worker. And the definition included workers who are also part-time. So that's the main point that was discussed in 2010. Together with that, one of the main issues that was discussed was the issue of the migrant domestic workers. Because as you know, thousands of women travel from to different countries for domestic work, and they don't have rights in the countries that they go to. Neither can those countries regulate their work and regulate their stay in those countries. So actually it was the Western world that tried very much to have a strong regulation for domestic workers. Now this discussion in the ILO takes place for 2 consecutive years. So in the first year, the tripartite group discusses whether it wants a convention, which is a binding standard, or just a regulation. In the first year, the majority decision was for a convention. Unfortunately, of course, in the first year in 2010, the Indian government did not ask for a convention. The Indian government only asked for a recommendation. So this was very disappointing from the Indian point of view.
Subsequently, the Indian government has changed its position because there was a lot of lobbying from the part of the unions, and I think a lot of pressure from the unions. So subsequently, in the discussion on the Brown report, that is the draft report, the Indian government decided to ask for a convention, for which we are very happy. Now, what took place during that last year is that the Indian government then created a task force for a discussion on the domestic workers, just to inform themselves better on the issue of domestic work. SEWA was one of the unions represented in this task force. Now, in the task force, the initial issues were to highlight the need for welfare for domestic workers. So immediately the ministry pushed forward the registration of domestic workers in the RSBY. And the second thing that they have pushed for, but which has not yet come out in the public, is the registration of the placement agencies. Because as one of my colleagues mentioned, a big part of the exploitation takes place in the placement of domestic workers who migrate from the rural to the urban areas, and the new position is that these placement agencies, whether they be individuals or organizations, should be registered. So this is as far as the task force has moved officially. The third thing that the task force has been discussing has been a national policy for domestic workers. This has not been fully gone through yet, but during this period of the debate in the task force, the government then went into deciding that it could ask for a convention at the next round at the ILO, which will take place in 2011. So hopefully in 2011, the final decision on whether we will get a convention, which is a strong binding standard, or a recommendation will be decided. Yeah, basically all the unions in India want that we don't have just a national policy on domestic workers. What we all want is an act, because unless we have an act, a policy will remain in the shelf somewhere and nothing will happen. So the basic demand of SEWA and several other unions has been that we want an act and not a policy. घरेलू कामगार बहनें जो कि मध्य प्रदेश इंदौर से आई हैं, सुगन बहन, वो आपको अपने काम के बारे में आपसे चर्चा। नमस्ते, मेरा नाम सुगन सोमनाथ डावर है। मैं इंदौर मध्य प्रदेश सेवा से आई हूँ। हमको ना पैसा भी कम मिलता है और उसमें क्या नाम से छुट्टी रखते हैं तो पैसा भी कट जाता है, और इसके लिए हमको हफ्ते में एक छुट्टी तो होना ही चाहिए, और सभी लोगों को छुट्टी मिलती है, हमको छुट्टी भी नहीं मिलती है। और हमको पेंशन योजना भी मिलना चाहिए, हमारे बच्चों की पढ़ाई के लिए भी पैसा मिलना चाहिए। अभी तो हम कमा के खा सकते हैं, अगर बुढ़ापे में हम नहीं कमा के खा सकते तो फिर हमको कौन देगा। और इसके लिए हमारी मांग है कि जो भी कल्याणकारी योजना आती है उसमें हमारे को भी लाभ मिले और हमको भी मतलब पहचान मिले। और हमारे लिए जैसे हम पढ़े लिखे नहीं है तो हम लोग उसमें ओवन है और जैसे कि बिजली का सामान है, मशीन है कपड़े धोने वाली, उसमें हम काम नहीं कर सकते, हमको आता ही नहीं है। और खाना बनाने की भी मशीन है, ओवन है, और उसमें हमको नहीं आता, तो हमारे लिए प्रशिक्षण दिया जाए तो हम भी कुछ आगे बढ़े और उसमें हमारी भी तनख्वाह बढ़े और हमको भी कुछ पैसे मिले। अभी ये बातें उठ रही हैं पूरे देश में कि इन लोगों के लिए कानून बना जाए घरेलू कामगारों के लिए, लेकिन कुछ राज्यों के मुख्यमंत्रियों के द्वारा इन लोगों के विषय में सोचा गया है। इसमें से मध्य प्रदेश, गुजरात और जो केरल से बहन आई हैं, उनके मध्य प्रदेश सरकार ने भी कुछ इन लोगों के लिए एक योजना बनाई है, उसके बारे में आपको शिखा बहन बताएंगे। मैं मध्य प्रदेश के बारे में बताना चाहूँगी कि मध्य प्रदेश में 2009 में मुख्यमंत्री शहरी कामकाजी घरेलू महिला कल्याण योजना शुरू करी, और उसके अंतर्गत जो नगरीय निकाय हैं, नगर निगम और नगर पंचायत में रहने वाली जो महिलाएं, उनका सर्वेक्षण करके उनको एक पहचान पत्र दी गई है। और मध्य प्रदेश में 3 लाख से भी ज़्यादा हैं महिलाएं। अभी 2 लाख महिलाओं को परिचय पत्र वहाँ पे वितरित किए गए हैं, और आगे की उनकी जो योजना है, ये कार्ड की कॉपी भी है मेरे साथ, इस तरह से कार्ड दिया गया है उनको। और एक अच्छा काम मध्य प्रदेश सरकार ने किया है कि एक पहचान दी है इन घरेलू कामगार महिलाओं को
लेकिन उसमें एक जो विसंगति है, जैसे मेरे साथ ही आई है सुगंधबेन, ये ग्राम पंचायत में रहती हैं और काम करने जाती है शहर में, तो इन महिलाओं को शामिल नहीं किया गया है वहाँ पे। सिर्फ जो शहर की परिधि में आती है नगर निगम और नगर पंचायत की, उन्हीं को शामिल किया गया है। और कोई ऐसा त्रिपक्षीय जो सामाजिक सुरक्षा का बोर्ड है उसका गठन नहीं किया है, लेकिन इनके लिए कल्याणकारी योजना लागू की जाएंगी ऐसा उस नीति में लिखा है। अभी लागू नहीं हुई है, लेकिन इतना जो प्रयास है वो सरकार ने वहाँ पे किया है। और जो सेवा संगठन है वहाँ पे मध्य प्रदेश में, उसमें करीब 20,000 हमारे घरेलू कामगार सदस्य हैं। जब ये कार्ड बने और सर्वेक्षण हुआ था, जो हमारी महिलाएं छूट गई थी, तो हमने उनको जागरूक करने का कार्य किया, उनके रहवासी क्षेत्रों में जाके सर्वे कराने में मदद की नगर निगम के लोगों को, और जो फोटो परिचय पत्र होते हैं कार्ड बनवाने में मदद करी। दूसरा वहाँ सेवा ने काम किया कि जो इनके मालिक कई हैं, आपने सुना दोनों बहनों से 2 या 3, कहीं तो 4 मालिक भी हैं, तो सर्वेक्षण फॉर्म में लिखा था मालिकों के नाम, पते और हस्ताक्षर, और सरकार की तरफ से कोई उनको जागरूक नहीं किया गया था कि आप इस पे साइन करें। तो सेवा संगठन ये जिम्मेदारी उठाई, और जहां हमारे कार्यरत जिले हैं 20, हमने वहां उनके मालिकों को भी जागरूक किया कि आप इनके सर्वे फॉर्म पे साइन करिए। तो दिक्कत ये कि मालिकों ने कहा कि हमारे यहाँ फुल टाइम काम नहीं करती है, कपड़े धोने आती है, कभी बर्तन मांजने आती है, हम साइन नहीं करेंगे। तो हमने उनको घर घर जाके जागरूक करने का काम, सेवा के जो संगठक होते हैं, जो क्षेत्रों में काम करते हैं, या जो आगेवान बहनें होती हैं, लीडर बहनें होती हैं, उन्होंने उनको समझाया, फॉर्म पे साइन करवाए उनके, और ये उनको कार्ड दिलवाने में हमने मदद करी। बीना बहन गुजरात से आई हैं, और गुजरात में क्या काम सेवा के द्वारा हुआ है? नमस्ते। गुजरात में अभी जो असंगठित क्षेत्र का बोर्ड बनाया गया है, और उसमें अभी जो घरेलू कामगार है उनको शामिल किया गया है। और ये जो बोर्ड है वो घरेलू कामगार के लिए पहचान पत्र, फिर उनको जो धंधे की साधन है उसके लिए किट, और उनको मेडिकल कैंप का फैसिलिटी देता है। तो सेवा की ओर से हमने घरेलू कामगार का उसमें रजिस्ट्रेशन का काम शुरू करवाया है। तो ये अभी काम शुरू किया है, और ये प्रयास किया है घरेलू कामगार को शामिल करने का। In Kerala, we have already since 1986, we have been trying to professionalize domestic work of the members of SEVA.